हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में ओसवाल सैंपल पेपर में आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं सेकंड। आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी डेथ और पार्ट बी का पूरा। कैश फ्लो बहुत अच्छा है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले हैं और रेशियो का भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो सारा आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि ओसवाल सैंपल पेपर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम डेथ वाला देखेंगे, है ना। इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बहुत अच्छे से समझ लेना। एक बार यदि भूल गए हो एग्जीक्यूटर तो यहाँ से वापस याद आ जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ABC पार्टनर है 532। ए डाइड ऑन 30 जून 2019। एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर हीज डेथ वॉज पास्ड एज फॉलोज। B इज कैपिटल, C इज कैपिटल, ठीक है भाई। A's profit till the date of death was estimated 1,20,000। A की डेथ के बाद हम उसको 1,20,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। फाइनल ड्यूज पेबल टू A's एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ was calculated as 8,40,000। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट अमाउंट निकाल के दे दिया है कि ए के उत्तराधिकारी को 8,40,000 रुपये देने हैं, जिसमें से 2,40,000 का हम उसको इमीडिएटली फर्नीचर पे कर देंगे और बाकी के लिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लोन के लिए क्या इंटरेस्ट होती है? 6%। इंटरेस्ट रेट नहीं दिए, ध्यान रखना, 6%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री बनानी है और एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो पहले एंट्री बना देते हैं। 30 जून 2019। शॉर्ट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, है ना। सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं किसको? ए को। ए की डेथ हुई है तो एस कैपिटल अकाउंट। ये 1,20,000 रुपए प्रॉफिट की एंट्री है बेटा। अपन जो ए को प्रॉफिट देंगे उसको उत्तराधिकारी को, है ना, बाद में मिलेगा। तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डिसीज पार्टनर का नाम लिखकर P&L सस्पेंस। यदि प्रॉफिट होगा तो P&L सस्पेंस डेबिट होगा और लॉस होगा तो पार्टनर ऊपर और P&L सस्पेंस नीचे। प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, पूरा लिख देंगे। ये तो जर्नल एंट्री बन गई। अब सबसे मैंने एग्जीक्यूटर, बिल्कुल ध्यान से समझना। एग्जीक्यूटर अकाउंट फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले डेथ हुई कब है? 30 जून 2019। बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। एग्जीक्यूटर 30 जून 2019 को डेथ हुई है तो 2019 30 जून, ठीक है। ये एस एग्जीक्यूटर तो एस कैपिटल कितना पैसा लेकर आएंगे टोटल? बाय एस कैपिटल अकाउंट कितना पैसा? 8,40,000, ठीक है। अब इमीडिएटली हमने उसी दिन 2019 30 जून को, कई बार पैसे दे देते हैं, अभी पैसे की जगह उन्होंने फर्नीचर दे दिया तो 2 फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर दे दिया भाई? 2,40,000 का। तो 8,40,000 में से 2,40,000 तो गए, कितने बचे? 6 लाख। इसका पेमेंट हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट कब भरोगे? 19, तो अगली 30 जून, ऐसे लिख लेना अगर आपको समझ में नहीं आता। पहली इंस्टॉलमेंट भरोगे आप 30 जून 2020, फिर 30 जून 2021 और फिर 30 जून
2022। इससे आपको और समझ में आएगा। हर इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करोगे? 2 लाख प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात समझो। सेशन खत्म होता है मार्च में, पेमेंट करना है जून में, तो पहले हमें सेशन कब खत्म करना है? 30 जून को तो खत्म नहीं कर सकते, 31 मार्च 2020 को खत्म करेंगे। तो अभी पेमेंट अभी तो होगा नहीं, पेमेंट तो कब होगा? 2020 में होगा, है ना। अभी तो 19 चल रहा है, पेमेंट होगा 20 में। तो यहाँ जून से लेके मार्च तक बेटा कितने महीने हुए? उतने महीने का इंटरेस्ट निकालो। तो 6 लाख, 6 लाख कहाँ से आए? 6 लाख का 6% से 9 महीने का इंटरेस्ट। 9 कैसे आए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना आएगा? 36। 36 इंटू 9/12, 27,000। तो 27,000, ठीक है, 9 महीने का। अभी इंटरेस्ट पे नहीं किया है, पे तो कब करूंगी मैं? 30 जून 2020 को। तो अभी क्या करूं? अभी दोनों का टोटल करूं, 840 और 27 में से 240 माइनस करूं, और 2020 31 मार्च का क्या निकाल दूं? बैलेंस। 840 और 27, 8,67,000 माइनस 240, तो 6,27,000। इतनी सी बात है कि पेमेंट जो होगा, इंटरेस्ट 9 महीने का ऊपर और 3 महीने का नीचे फिर पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेशन मार्च में खत्म होगा, पेमेंट जून में होगा। तो मुझे पहले 1 साल का बन गया मेरा। अब ये 31 मार्च है, वापस यही रहेगा, अप्रैल आ जाएगा 2020। सबसे पहले बाय बैलेंस BD 627, ये लिखा। ठीक, अब मुझे पेमेंट करना है कब? 2020 30 जून को। कितने का पेमेंट करना भाई? पहली इंस्टॉलमेंट 2 लाख। तो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो भाई यहां जो इंटरेस्ट है वो तो अभी 9 महीने का ही है ना। मतलब मार्च अप्रैल, और पेमेंट हो रहा है जून तक, तो 30 जून तक का इंटरेस्ट और निकलेगा। एक बार बन गया ना तो पूरा बन जाएगा। 9 महीने 3 महीने, फिर 9 महीने 3 महीने, फिर 9 महीने 3 महीने। 9 महीने का यहाँ इंटरेस्ट है तो 3 महीने का और निकलेगा। अब 6 लाख 6% से 36 होता है, 27 यहाँ हो गए, तो 9,000 यहाँ होंगे। तो भाई 27 और 9, 36,000 रुपए। 27 प्लस 9, 2,36,000 का पेमेंट हो गया। पहली किस्त 2 लाख, पहला इंटरेस्ट 6 लाख का 6% से 36,000। नहीं आए तो ऐसे अलग से निकाल लेना कि 6 लाख का 6% कितना होगा? 36। तो पहली किस्त में 6 लाख में से 2 लाख और 36,000 पेमेंट होगा, 2,36,000। ये एक का हो गया। क्या खत्म हो गया? नहीं। अब जून के बाद वापस से मुझे सेशन कब खत्म करना है? 31 मार्च को। ये जून तक का चला गया, 9 महीने ऊपर 3 महीने यहाँ, साल का पेमेंट हो गया। लेकिन फिर 30 जून 2020 से वापस से 31 मार्च 2021 तक फिर 9 महीने होते हैं, फिर 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6 में से पहली किस्त चली गई 2 लाख की, तो अब कितने बचे? 4 लाख।
अब कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 4 लाख देंगे हम, 4 लाख 6%, 9 महीने। देखो पेमेंट जून में हो रहा है, सेशन खत्म 31 मार्च को है, इसलिए जून से मार्च तक है ना, और फिर अप्रैल से जून तक 9/3 4 लाख का 6% 24,000, 24,000 का 9 महीने का 18 ऊपर आ जाएंगे, 6 नीचे आ जाएंगे, ये 18,000। इसका पेमेंट अभी नहीं होगा, 18 और 6 24 का पेमेंट अगली बार होगा। जोड़ो माइनस करो, 30 जून 31 मार्च 2021 टू बैलेंस CD। जोड़े 6 27 9,000 और 18,000, 6 54 में से 2 36 गए, 4,18,000, 6,54 में से 4,18,000। अभी क्लियर हुआ बेटा? फिर से देखो, 31 मार्च 2021 के बाद अप्रैल 2021 आएगा, फिर बैलेंस उतरा 4,18,000। अब अप्रैल को उतरा, पेमेंट होगा 30 जून 2020 2021 30 जून पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, कितना? 2 लाख प्लस 18, तो ये तो 9 महीने का है, 3 महीने का और निकालना पड़ेगा, तो 30 जून। एक बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आएगा। अप्रैल के बाद जून भी 2021 में आएगा बाय इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटर। 4 लाख 6% 3 महीने 6,000, तो 18 और 6 24, 2,24,000 का पेमेंट हो गया। पहली किस्त 2,36,000, 4 लाख का 6% 24, अगली किस्त 2,24,000, फिर 2 चले गए, बचे 2 लाख, 2 लाख का 6% 12,000, अगली किस्त में 2/12 पेमेंट होगा, 2,36,000, 2,24,000 और 2/12। ऐसे इधर रफ में चेक करना हो तो अब क्या करें? 30 जून को खत्म नहीं कर सकते, सेशन तो 31 मार्च को खत्म होगा, तो 31 मार्च तक कितने रुपए बचे? 4 लाख में से फिर 2 चले गए हैं, 2 लाख बचे हैं, तो बाय इंटरेस्ट 2 लाख का 6% से बेटा कितने महीने का निकलेगा? 9 महीने। क्लियर? देखो 9/3 फिर 9/3, 2 लाख 6 12,000, 12,000 का 9,000, टोटल करके माइनस करेंगे, ये 31 मार्च 2022 आएगा, 2022 4 18 6 और 9, 4 33, 2 24 गए, 2,09,000, 2,09,000 और 4,33,000। लास्ट 30 जून 2021 हो गया, अब 30 जून 2022 को पेमेंट होगा, 2022 30 जून लास्ट किस्त टू बैंक अकाउंट 2 लाख प्लस 9 और प्लस कितने? 3। कहाँ से आएंगे अभी पता चल जाएगा, 2/12 पेमेंट होगा। देखो इधर 31 मार्च 2022 अप्रैल 1 बाय
बैलेंस BD, ये 2,09,000 आए। फिर 30 जून को हमें खाता पेमेंट करना है, तो 30 जून 2022 2 लाख का 6% से 3 महीने का 3,000, ये हो गए 2,12, इधर भी 2,12। हमने ऑलरेडी निकाल के देख लिया था, 3 किश्तों में पेमेंट होगा। पहली 20 को, ये 20 को पेमेंट हुआ, फिर 21 को, ये 21 को पेमेंट हुआ, फिर 22, ये 22 को पेमेंट हुआ। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, डेथ कब हुई है वहां से लेके 31 मार्च तक का आपको पहले मंथ पता होना चाहिए, और पेमेंट कब हो रहा है। यहाँ पे डेथ 30 जून को हुई थी और अगली 30 जून को हम पेमेंट करना था, तो जून से लेके मार्च तक 9 महीने और मार्च से जून तक 3 महीने, प्लस करके फिर पेमेंट, प्लस करके फिर पेमेंट। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल मत छोड़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास 26 शेयर का क्वेश्चन है, बट मैं ऑलरेडी आपको प्रोराटा करवा चुकी हूँ और ये बहुत सिंपल है, मतलब इजीली आ जाएगा, इसलिए मैं 26 को नहीं कर रही, डायरेक्ट पार्ट बी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें 2 शेयर्स के करा दिए हैं, तो शेयर्स का इजी है, हो जाएगा। तो हम पार्ट बी पर जाते हैं। ठीक है, चलो पार्ट बी का फर्स्ट, पहले एमसीक्यूज करते हैं थोड़े से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल नहीं है। देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर और करंट ईयर होता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ P&L में सिर्फ केवल वो P&L के बारे में बताता है, लास्ट करंट नहीं होता, तो इसका आंसर होगा सी। इसका और वाला देखो बेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत सार्थक होता है, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की इफिशिएंसी बताता है। क्या बताता है? बिजनेस की इफिशिएंसी, योग्यता, मेजर्स द इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द रेशियो दैट एनालिसिस प्रॉफिट, यहीं से पता चल जाता है कि प्रॉफिट को एनालिसिस करता है, तो उसको कौन सा बोलेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट 29, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश ही होता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, गलत, डिबेंचर्स को हम गिरवी रखते हैं, वहां पे कैश जनरेट नहीं होता है, कैश का फ्लो नहीं होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड गलत है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, what will be the effect of issue of bonus share on cash flow statement। ध्यान रखना, बोनस शेयर्स जब आप इशू करते हो तो कैश फ्लो पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने पैसे के बदले में शेयर्स नहीं दिए हैं बेटा, आपने बोनस में दिए हैं, तो कैश फ्लो नहीं होता। फर्स्ट, नो इफेक्ट। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो ऑफ 15,000, आउटफ्लो ऑफ 3,000, ये निकाल के बताना पड़ेगा आपको। याद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है? नहीं तो इधर देखो, रफ में बनाना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रफ में बनाना है, इधर लिखते थे टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, इधर बाय बैंक सेल, इधर टू बैंक परचेस, है ना, इधर आता है प्रॉफिट, इधर आता है सेल, लॉस, डेट। याद आया? देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस दिया है 40, क्लोजिंग दिया है 45,
10,000 के इन्वेस्टमेंट 40% प्रॉफिट पर बेचे, यानी कि 4,000 का प्रॉफिट, तो बेचे कितने में होंगे? 14 में, है ना। 10,000 के इन्वेस्टमेंट 40% प्रॉफिट पर, तो 10,000 का 40% 4,000, 14,000 में बेचे। 14 प्लस 45 59, और 59 में से 44 गए, 15,000। 15,000 का कैश परचेज हुआ है, यानी कि 15,000 से हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो कैश का इनफ्लो नहीं बल्कि कैश का क्या हुआ है? आउटफ्लो। 15,000 फर्स्ट। नेक्स्ट, अंडर विच हेड एंड सब हेड फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। बेटा इसके लिए तो मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा है ना। उस वीडियो में मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, उसको अच्छे से करके जाना और एग्जाम के पहले भी उसको एक बार पढ़ के जाना। यहां से आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है? डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, लिख लेंगे इसको। तो मैं बोल दूं सिर्फ, या लिख देती हूँ, याद कर लो मेरे साथ फटाफट। मेन हेड, सब हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही सही। और यहां से आपको आराम से, जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी नहीं है या जिन्हें डर लग रहा है वो ये तो जरूर करें। शॉर्ट में लिखती हूँ, डिबेंचर, नॉन करंट लाइबिलिटी, मेन हेडिंग और ये सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग में लिखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये डिबेंचर का बताया। सेकेंड, लूज टूल्स, खुले औजार, करंट एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री में आते हैं। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस पैसा लिया है, करंट लाइबिलिटी, और कॉल्स इन एडवांस को बोलना अदर करंट लाइबिलिटी। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये भी करंट एसेट्स और ये भी इन्वेंट्री में आएंगे। किसमें आएंगे बेटा? इन्वेंट्री। लूज टूल्स इन्वेंट्री, स्टोर्स स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री, करंट एसेट्स याद रखो। फिर प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं आता है, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, नीचे शो होता है, नीचे डिस्क्लोज्ड होता है, इसको बोलना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं आता है। फिर लास्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो ये फिक्स एसेट्स से नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? इनटेंजिबल। सिर्फ कंप्यूटर होता तो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। कंप्यूटर के साथ क्या लिख दिया है? सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, तो इनटेंजिबल डालना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो बहुत अच्छा है। देखो कितने क्वेश्चन मार्क दिए हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन। कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। 22, 23 दे रखा है, 15 लाख, 20 लाख, इसमें भी एक करेक्शन है, वो 40 दे रखा था, 4 लाख है। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। चलो मैं बोर्ड साफ करती हूँ, इसको उतारती हूँ, तब तक आप इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करो। इसके बाद भी प्रोप्राइटर रेशियो, डेब्ट टू एसेट्स और कैश फ्लो। कैश फ्लो बिल्कुल हटकर है, इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीट करना। चलो क्वेश्चन आपके सामने है ना, क्या दे रखा है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ बना के दिया है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, मिसिंग नंबर है ना, नंबर कुछ मिस कर रखे हैं। और अगर नहीं भी तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इतने सारे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बेटा यहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप अच्छे से कर लो, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना फॉर्मेट याद होना चाहिए कि आरएफओ में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम प्लस करते हैं, एक्सपेंसेस प्लस अलग हो 2-3 तो प्लस करके इसमें से माइनस करके टैक्स घटा दो, है ना, या कॉमन साइज।
ये आपको 4 नंबर देगा। इसके ऊपर अपन ने अभी मेन हेडिंग सब हेडिंग किया। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत कंफ्यूजन है, जिनसे चैप्टर अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो बेटा मेन हेडिंग सब हेडिंग का 3 और ये 4, ये 7 नंबर तो आप इजीली ला सकते हो यहां से, है ना। तो आप ये दोनों चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे सामने है। अब देखो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 है, यहाँ 20 है। चेंजेस में अपन क्या करते हैं, इससे यहाँ देखते हैं कि 15 से 20 हुआ मतलब 5 लाख से इंक्रीज हुआ, तो ये वैल्यू आ गई। परसेंटेज में क्या करते हैं, चेंजेस अपॉन में क्या लगाते हैं बेटा, बेस ईयर, है ना। तो चेंजेस है 5 लाख का अपॉन 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 यानी 33.33%, ये बन गया एक। फिर अदर इनकम प्लस की, तो 15 में 4 प्लस किए 19, तो अब 20 में 30 दे रखा है, तो 20 में कितने प्लस करूं कि 30 लाख हो जाए, तो यहां आ जाएंगे 10 लाख। ये हो गया, घबराना है ही नहीं, बहुत सिंपल होता है ये तो। फिर 4 से कितना हुआ 10, ये 6 लाख, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये 19 से कितना हो रहा है 30, 11 लाख। परसेंटेज तो निकाल लोगे, 11 अपॉन 19 लाख इंटू 100, ठीक है। यहां लिख देना, यहां लिख देना। यहां कैसे लिखोगे, अब देखो 15 और 6 लाख से चेंजेस हो रहा है, प्लस क्योंकि ब्रैकेट होता तो माइनस, है ना। अगर बढ़ता है तो प्लस में और डिक्रीज होता है तो ब्रैकेट में, मतलब 15 6, तो यहाँ कितने होंगे 21 लाख। 15 से 21 लाख हुए तब 6 लाख का डिफरेंस आया। परसेंटेज निकाल लेंगे अभी अपन, 6 लाख डिवाइडेड 15 लाख इंटू 100, 600 डिवाइडेड बाय 50, 600 डिवाइडेड बाय 50, 40। और ये 1100 डिवाइडेड बाय 90, 57.89। अब लास्ट देखो, 19 में से 15 गए 4, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 30 में से 21 जाएंगे, ये 9 लाख आ गया। 4 से 9 लाख हो रहे हैं, ये 5 लाख आ गया। भाई 4 में से 50% का टैक्स लग गया, तो कितना लगेगा 2 लाख, ये 2 लाख प्रॉफिट। 9 लाख का कितना 4.5, ये 4.5। परसेंटेज लास्ट वाला निकाल लेंगे, क्या 2 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 25 25 125। आया, बहुत सिंपल है, कभी मत घबराना। और अगर पूरा बनाने को आए तो सिर्फ फॉर्मेट याद रखना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, उसमें जितनी इनकम हुई है प्लस करो, टोटल इनकम होती है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज उसमें से माइनस करो तो प्रॉफिट। ये बिफोर टैक्स है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। चले नेक्स्ट 33, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज 2:1, डेप्ट इज 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 times of debt, preference share capital is 25% of equity share capital, net profit before tax is 10 lakh and rate of tax is 40%। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रेशियो में मैम बहुत सारे हैं, तो बेटा मैंने कहा है कि करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, और ये स्टार्टिंग का डेप्ट वाला वहां तक। मतलब अगर 200 क्वेश्चंस टीएस अग्रवाल में दे रखे हैं तो 100 आधे कर लो, है ना। उसमें से एक, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आएंगे रेशियो के, तो एक तो डेफिनेटली बन जाएगा। तो 200 के आधे 100 कर दिए,
और उसमें से भी मैंने जो इम्पोर्टेंट बोले हैं वो कर लो, PYQs कर लो, हो जाएगा काम। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा है, तो क्या फॉर्मूला होता है? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, है ना, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज पे निकल जाएगा। अब मुझे इन्होंने टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट दे रखा है 2:1, यानी कि 2/1, और इन्होंने टोटल एसेट्स तो नहीं लेकिन डेप्ट दे दिया मुझे 5 लाख। हो गया मेरा क्वेश्चन, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एसेट्स तो निकल गई, 5 × 2 10 लाख। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए? प्रोप्राइटर फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट आता है। तो मुझे इन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स है डेप्ट का, तो 0.5 इंटू डेप्ट है 5 लाख, ये वैल्यू रख दी। 5 लाख का 0.5 यानी कि आधा, 2,50,000 आ गई इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर कहा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो 2,50,000 का 25% निकाल दो, 67, 2,50,000 इंटू 25%, 62,500। ये कौन सी आ गई बेटा? प्रेफरेंस। जैसा ये बोलता जा रहा है वैसा अपने को करना है। और लास्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है 10 लाख, तो भैया टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, तो टैक्स लग गया 40%, यानी कि 4 लाख। तो आफ्टर कितना हुआ? 6 लाख। तो भाई शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नेट प्रॉफिट। शॉर्टकट मत लिखना, पूरा लिखना। 2.5 लाख। प्रेफरेंस कितना है बेटा? 62,500 और नेट प्रॉफिट 6। यही होगा इक्विटी प्रेफरेंस ₹6 लाख प्लस 62,500 प्लस 2,50,000, 9,12,500। ये आपका आंसर आ गया। प्रोप्राइटर फंड 9,12,500 और टोटल एसेट्स 10 लाख इंटू 100। ये मैंने उसमें भी आपको करवाया था और बहुत इंपॉर्टेंट कहा था। $91.25। क्लियर? इसका और वाला क्वेश्चन देखो, ओरल ही हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। डेप्ट टू टोटल एसेट्स, सिर्फ इतना पता होना चाहिए डेप्ट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट, और लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब डिबेंचर्स। आप देखो पूरा क्वेश्चन, उसमें डिबेंचर्स दिख रहा है आपको 10% लॉन्ग टर्म बैंक लोन 8 लाख, ये हो गया। अब चाहिए आपको टोटल एसेट्स। याद करो मैंने आपको एक बैलेंस शीट सिखाई रखी है। अब टोटल एसेट्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बैलेंस शीट में इधर वाली साइड में 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी आता है और करंट लाइबिलिटी आता है। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल लाइबिलिटी आ जाता है। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स हो जाएगा। आपको तीनों नाम दे रखे हैं, देखो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी
और करंट लायबिलिटी, तीनों है आपके पास। शेयर होल्डर फंड है 14,40,000, नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख और करंट 5 लाख। कितना हुआ? 14, 40, 8 और 5 13, 27,40,000। कर देंगे जी। 27,40,000, 8 लाख डिवाइडेड 27,40,000, 0.29 is to 1। मतलब ये है कि हमें बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है रेशियो, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या ऐड करने से क्या आएगा। दोनों चीजें सेम थी। फिर कह रही हूं डेब्ट प्रोप्राइटर ये जरूर करना है, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा रखे हैं। भूल गए हो तो एक बार शॉर्ट में वापस से वीडियोस देख लो 2x की स्पीड पर वहां से कंप्लीट हो जाएगा। ओसवाल करवाने का मकसद यही है कि आपको ओवरऑल एक साथ देखो। अब ये टाइम नहीं है कि मैं आपको एक चैप्टर बैठ के पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में। अब तो वो टाइम है कि हमने जो पूरा साल भर पढ़ा है वो एक साथ हम रिवाइज कैसे करें, वो एक साथ रिवाइज हो रहा है अब यहाँ। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब कल मैं क्या करने वाली हूँ कि एक तो रिवैल्यूएशन है ना, पूरी बुक में टीएस ग्रवाल में जितने भी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जितने भी मतलब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हैं, कहाँ पे 120 करना है, 80 करना है, कहाँ पे क्या, एक बार पूरा ओवरऑल आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, क्योंकि वहां बहुत गलती करोगे। इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, तो आज इसको पहले कंप्लीट कर लेना। अच्छा, कैश फ्लो में मैंने कहा था कि 43 से 53, 54 तक मत छोड़ना, और लास्ट 53, 54 तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलो, अब कैश फ्लो ही आया है, और कैश फ्लो इतना हटकर है कि देखो समझ में ही नहीं आएगा आपको कैसे करना है, जबकि बहुत सिंपल है। आनंद लिमिटेड अराइव नेट इनकम ऑफ 5 लाख फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट दिया है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2 लाख दिया है। देयर वॉज अ प्रॉफिट 50,000, एसेट सोल्ड है। ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L तो माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स इंक्रीज्ड and trade payable also increased by 60,000. Compute the cash flow operating activity by the indirect approach. सारे अमाउंट निकाल के दिए हैं, सिर्फ आपको छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और 99% चांसेस है कि केवल 2 ही एक्टिविटीज आए, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कितना? 5 लाख। याद दिलाऊं, वर्किंग नोट स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस P&L लेते थे, उसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, है ना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो तो माइनस। वर्किंग नोट में ऐसा कुछ नहीं है। एड नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें मेरे पास सिर्फ एक खर्चा दे रखा है उन्होंने, डेप्रिसिएशन, कितने रुपए? 2 लाख। ये प्लस हो गए। अरे फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज, याद आया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और पेटेंट राइट ऑफ, ये सब आते हैं, अमोर्टाइजेशन। यहां पे आया गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, कितनी दे रखी इन्होंने? 50,000, माइनस किया 6,50,000। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर 4 चीजें, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, 2 प्लस होती है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। याद आया? फिर आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसमें से टैक्स पेड माइनस करते हैं। फिलहाल इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल तो इंक्रीज बोला है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होते इंक्रीज, यहां आएगा कितने माइनस होंगे, 40,000। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 60,000। तो पहले 60 प्लस कर दूं, 6 50 7 10, और फिर 40 माइनस कर दूं, 6 70। ये आ गया मेरा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन कैसा दिया, घबरा जाते हैं अरे कुछ तो भी, लेकिन बहुत सिंपल था, एक एक चीज उन्होंने खुद दे दिए, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा है, सिंपल है पर समझना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं पूछा है आपसे, इन्वेस्टिंग के 3 पॉइंट पूछे हैं। देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आपको यह भी बताना है कि कैश इनफ्लो हो रहा है, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, और यह भी बताना है कि कौन सी एक्टिविटी। फर्स्ट, एक्वायर्ड मशीनरी 2,50,000 पेइंग 20% बाय चेक, एग्जीक्यूटिंग बोन फॉर बैलेंस पेबल। अब देखो, आपने 2,50,000 की मशीन एक्वायर्ड की है, पर आपने अभी पेमेंट सिर्फ, फर्स्ट आपने अभी कितना पेमेंट किया है, सिर्फ, ध्यान से समझना बेटा, आपने सिर्फ 2,50,000 में से अभी 20% पेमेंट किया है, यानी कि 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए आपका कैश आउटफ्लो होगा। कौन सी एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग। सिर्फ 50,000 रुपए है ना, बाकी पेमेंट अभी आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ 50 किया है, तो 50,000 रुपए का कैश आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, पेड 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इन्फॉर्मा टेक्नोलॉजी। आपने रिसीव किया है डिविडेंड 50,000। देखो, आपने पहले शेयर्स के लिए पेमेंट किया 2.5 लाख। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, ठीक है, 2.5 लाख रुपए। तो 2,50,000 रुपए आपके पास से गए, लेस डिविडेंड रिसीव्ड, 50 का डिविडेंड मिल गया, तो भाई 250 में से 50 गए तो 2 लाख रुपए, ठीक है। माइनस में आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी कहाँ डालोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैश फ्लो, आनंद लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, सोल्ड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख की मशीनरी है जिस पे 1,60,000 का डेप लगा है, जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने मशीन को बेचा है 60,000 में, तो सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेचा है, 60,000। तो कैश इनफ्लो हुआ है कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक एक पार्ट पूछे थे, तो हमने एक एक पार्ट लिख दिया है। हमने शेयर्स को खरीदा है, एक्वायर किया है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया है। ये हो गया अपना पूरा सैंपल पेपर। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2 सैंपल पेपर हैं, दोनों को अच्छे से कर लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन, डिसॉल्यूशन के कुछ
ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कॉमन मिस्टेक जो आप करके आने वाले हो। तो वीडियो अच्छे से देखना, उसको प्रिपेयर कर लेना, उससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट प्रोराटा की मैंने भेजी हैं, उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। जितने PYQs दे रखे हैं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना, ये कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपना नहीं, सबका सोचना है, और मेरा और चैनल का भी सोचना है। इसलिए थोड़े बहुत कमेंट भी कर दिया करो पढ़ाई के साथ कि हाँ मैम हमें हेल्प हो रही है, मोटिवेट होते हैं हम भी बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।